इस शतरंज की बिसात की तरह जिस तरीके से एक के बाद एक प्यादे गिरते जा रहे थे, इस प्यादे में किसी को नहीं पता था कि कब किसकी विकेट और किस जगह गिर जाए। और उसी तरीके से इन विकेट गिरने का यानी एक के बाद एक लोगों को मारे जाने की सिलसिला बेहद तेजी से शुरू होता है। यूं कह लीजिए कि कोई किसी को मारने से पहले ये नहीं सोचता था कि वो कौन मर रहा है, हिंदू मर रहा है या मुस्लिम मर रहा है। बस एक दूसरे के गैंगवार में पूरी तरीके से सारे लोग बिजी हो चुके थे कि इसी बीच अचानक दाऊद इब्राहिम ने एक ऐसा खौफनाक प्लान रच डाला, एक ऐसा दर्द देने के लिए सोच डाला कि जिसे अरुण गौली जीवन भर नहीं भूल सकते थे। वो प्लान था, उन्होंने सीधे अरुण गौली के बड़े भाई को टारगेट पर लिया और मौका देखते ही अरुण गौली के बड़े भाई पापा गौली को मौका देखते ही गोलियों से छलनी कर दिया गया। और इस घटना के बाद से अरुण गौली तो मानो जख्मी शेर की तरह दहाड़े मार था और बार बार वो सिर्फ अगर किसी चीज के बारे में सोचता तो वो था दाऊद इब्राहिम से इस बड़ी घटना का बदला, यानी अपने भाई की मौत का बदला। और इसी बदले में वो बस इंतजार करता और उसी दिन अरुण गौली ने ये कसम खाई थी कि कुछ भी हो जाए मैं दाऊद को इतना बड़ा जख्म दूंगा कि वो 7 जन्मों तक भूल नहीं पाएगा। और अरुण गौली तभी से एक ऐसे प्लान बनाने के चक्कर में पड़ जाता है कि जब वो सिर्फ और सिर्फ अगर किसी को निशाना बनाना चाहता है तो वो है दाऊद इब्राहिम के परिवार का बेहद ही कोई खास आदमी। चूंकि दाऊद मुंबई छोड़ चुका रहता है, इसलिए दाऊद को निशाना बनाना तो मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था। अब दाऊद के परिवार के एक एक लोगों के ऊपर नजर रखना अरुण गौली शुरू कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और आज अंडरवर्ल्ड की गैंगवार की कहानी में आज की कहानी कुछ इतनी खतरनाक होगी जिसे सुनने के बाद आप भी बेहद चौंक जाएंगे कि जब दाऊद इब्राहिम ने अरुण गौली के बड़े भाई यानी पापा गौली को मौत के घाट उतार दिया, तब अरुण गौली ने इतना खतरनाक प्लान रचा, इतना बड़ा दर्द दिया कि दाऊद और दाऊद की बहन दोनों लोगों को वो यूं खतरनाक दर्द दे दिया जिसे झेलने पर दाऊद मजबूर हो जाता है। तो देर न करते हुए दोस्तों फिर उसी कहानी पर चलते हैं। और ये कहानी अब यहाँ से शुरू होती है कि जब दाऊद अपनी बहन की शादी बेहद ही धूमधाम से करता है और शादी में एक से एक बड़े बड़े लोग आते हैं और शादी के जोड़े में दाऊद की बहन बड़ी बड़ी आंखों में सुरमा लगाए हुए इतनी खूबसूरत दिखती है कि कौन ऐसा था जो दाऊद की बहन यानी हसीना का तारीफ ना करता हो। और दाऊद भी हसीना की तारीफ करता है और कहता है कि देखो बहना, मैं जीवन भर तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हें किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे सिर्फ एक बार बता देना, वो चीज महज कुछ घंटों के अंदर तुम्हारे घर पर पहुंच जाएगी। तुम टेंशन मत लेना कि तुम मेरे घर से जाकर किसी और के घर शिफ्ट हो रही हो, तो वहां भी तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहेगा। हसीना और दाऊद के बीच चलती रहती हैं और इधर एक धीरे धीरे करके निकाह संपन्न होता है, शादी संपन्न होती है और हसीना और उनके पति इस्माइल परिकर दोनों अपने घर वापस आ जाते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, इस डॉन की बहन की शादी जिस व्यक्ति से हुई होती है वो 10 बाई 10 के कमरे में रहता है। वो व्यक्ति, उसका एक छोटा मोटा सा रेस्टोरेंट होता है और एक वो फिल्मों में काम करने वाला एक जूनियर आर्टिस्ट होता है। इतने बड़े डॉन की बहन लेकिन इतने शरीफ घर में शादी करता है कि जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। और दांस तो देना पड़ेगा हसीना का भी, जो इस व्यक्ति के साथ भी अपने जीवन का गुजर बसर करने के लिए तैयार हो जाती हैं। अब देखते ही देखते परिवार की जिंदगी अच्छी चल रही होती है, किसी को कहीं से कोई दिक्कत नहीं होती है। और इधर हसीना को 2 बेटे और 2 बेटियां भी हो चुकी होती हैं, सब कुछ बिल्कुल अच्छे से चल रहा होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन कौन जानता था कि अब इस परिवार के ऊपर जो मुसीबतों का पहाड़ टूटने वाला है उसके बारे में ना दाऊद ने सोचा था, ना हसीना ने सोचा था और ना ही
हसीना के पति, इनका पूरा नाम इस्माइल पारिकर कादरी था, उन्होंने सोचा था। अब वो दिन आता है 26 जुलाई 1992 का, जब एक अजीब सी बेचैनी इस्माइल पारिकर की दोपहर के समय में दिलों में चलती रहती है। वो ये नहीं समझ पाता कि उसे हो क्या रहा है। वो कभी होटल के काउंटर पर बैठता, तो कभी डायरी उठाकर हिसाब किताब देखता, तो कभी कमरे की तरफ चले जाया करता, तो कभी रेस्टोरेंट पर जाता। बार बार उसकी बेचैनी बढ़ती जाती है और इधर सूरज दोपहर से तीसरे पहर की तरफ बढ़ता रहता है। लेकिन आज इस्माइल पारिकर का दिलो दिमाग कुछ इस तरीके से हो चुका होता है कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी दरमियान इस्माइल पारिकर अपनी बेचैनी को बाहर निकालने के लिए उस होटल से बाहर निकलता है, तो बाहर देखता है कि तमाम रेहड़ी पटरी वाले सब्जियां और तमाम तरीके के फल इत्यादि बेच रहे होते हैं और बेहद ही शोरगुल होता है। लेकिन आज का शोरगुल इस्माइल पारिकर को सुनाई नहीं देता है। उसकी आंखों के सामने मानो अंधकार सा छा जाता है, उसे कुछ भी नहीं दिखता है और वो सोचता है कि अब वापस फिर चल के अंदर ही बैठूं, यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है। तभी एक गाड़ी आती है और ठीक इस्माइल पारिकर कादरी के सामने रुकती है और उसमें से 4 से 5 लोग लंबे लंबे हट्टे कट्टे उतरते हैं, जो कुर्ते पहने होते हैं और इस्माइल पारिकर की तरफ बढ़ते हुए चले आते हैं। अब जैसे जैसे वो इस्माइल पारिकर के करीब आते हैं, वैसे वैसे वो अपने कुर्ते से एक एक पिस्टल निकालते हैं और ताबड़तोड़ एक के बाद एक सिर से लेकर दिलों तक में इस्माइल पारिकर की इतनी गोलियां मार देते हैं कि इस्माइल पारिकर वहीं मौके पर गिर जाता है। और इधर इस घटना को इस्माइल पारिकर का एक ड्राइवर देख रहा होता है, जो दौड़ कर आता है कि इन लोगों से इस्माइल पारिकर को बचा ले। लेकिन वो उन्हीं सब्जी के ठेलों के बीच में लड़खड़ा कर गिर जाता है और जैसे ही इन शूटरों की नज़र उसके ऊपर पड़ती है, वो सीधे उसे ही टारगेट करते हैं और उसे के ऊपर भी ताबड़तोड़ एक के बाद एक इतनी गोलियां चला दी जाती हैं कि उसका तो मौके पर ही मौत हो जाता है। और ये शूटर देर ना करते हुए गाड़ी में बैठते हैं और वहां से निकल जाते हैं। जैसे ही इस बात की खबर हसीना पारिकर को लगती है कि उनके शौहर इस्माइल पारिकर को गोली लग गई है, वो तो मानो पागल सी हो जाती हैं और वो तुरंत दौड़कर इस्माइल पारिकर के पास आती हैं। और यहाँ आने के बाद वो उन्हें देखती हैं तो इस्माइल की सांसें अभी भी चल रही होती हैं। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाया जाता है और एम्बुलेंस में रखा जाता है। इधर हसीना का रो रो कर बुरा हाल था, तो उधर इस्माइल पारिकर सिर्फ इतना ही बोल पाते हैं कि मुझे दर्द बहुत हो रहा है, बच्चे कहाँ हैं, वो सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। इस पर हसीना बार बार कहती हैं कि बच्चे सुरक्षित हैं, तुम परेशान ना हो, हम लोग एम्बुलेंस में हैं, बहुत जल्द से जल्द आपको हॉस्पिटल में भर्ती करा देंगे और आप ठीक हो जाएंगे। लेकिन इस्माइल पारिकर समझ चुके होते हैं कि अब मेरा बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। और इसी तरीके से बार बार इस्माइल पारिकर और हसीना के बीच में बस हसीना तो चिल्लाए जा रही थी, रोए जा रही थी, इधर इस्माइल पारिकर की आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और दर्द के मारे वो कराहते हुए बस इतना ही कहते हैं कि बच्चों का ख्याल रखना, अगर मैं ना रहूं तो बच्चों को कुछ नहीं होना चाहिए। और ये एम्बुलेंस की गाड़ी हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही इस्माइल पारिकर उसी एम्बुलेंस में अपना दम तोड़ देते हैं। और दम तोड़ने के बाद हसीना पारिकर कुछ इस तरीके से चीखती चिल्लाती हैं, जिसका इस कहानी में बयां करना भी बेहद मुश्किल है। और इस चीख और चिल्लाहट के साथ साथ वो इस्माइल पारिकर की आंखों को बंद करती हैं और एम्बुलेंस हॉस्पिटल ना जाके सीधे उसी 10 बाई 10 के कमरे की तरफ घूम जाती है। और वहां पर आने के बाद इस्माइल पारिकर का अंतिम मिट्टी दी जाती है। और उसके बाद जिस घटना की खबर जैसे ही दाऊद इब्राहिम को होती है, मानो ऐसा लगता है कि दाऊद इब्राहिम का कलेजा फट गया हो। और दाऊद इब्राहिम को इससे बड़ा दर्द देना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन था, क्योंकि जिस बहन को वो जान से ज़्यादा मानता था, आज उसी बहन का सुहाग
सिर्फ और सिर्फ दाऊद की वजह से उजड़ जाता है। और ये बात दाऊद ने भी नहीं सोची थी कि इस तरीके की घटना मेरी बहन के पति के साथ होगा। और इतना दर्द भरी घटना सुनने के बाद दाऊद के भी आंखों से आंसू छलक जाते हैं और दाऊद सभी गैंग को एक्टिव कर देता है और कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पर इस्माइल परकर को मारने वाले लोगों की पूरी डिटेल चाहिए और मुझे जल्द से जल्द उन्हें मौत के घाट उतारना है। और इसके बाद अब जो जंग शुरू होने वाली थी, इसका क्या परिणाम होगा, कौन मरेगा कौन कटेगा, कौन जानता था। लेकिन जितने भी गुंडे माफिया थी, सबके दिलों में एक खौफ सा बैठ चुका होता है। न जाने अब दाऊद कितनी लाशें गिराने वाला है और उधर अरुण गौली के तरफ से भी दाऊद के गैंग की कितनी लाशें गिरने वाली हैं, ये सब गिनने के लिए सारे लोग तैयार रहते हैं। और इसी के साथ दोस्तों, आज के जुर्म के वर्चस्व की कहानी यहीं समाप्त होती है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।